गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द बॉटनी क्लास। आज हम म्यूकर की संरचना और उसके जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम म्यूकर जो है उसके सिस्टम में पोजीशन जो है उसके बारे में जान लेते हैं। म्यूकर जो है किंगडम माइकोटा, सब डिवीजन यू माइकोटा, किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना, क्लास जाइगोमाइसिटीज, ऑर्डर म्यूकोरेलिस और फैमिली म्यूकेरेसी के अंतर्गत आता है। तो जाइगोमाइकोटिना और जाइगोमाइसिटीज जो नाम है इसकी उत्पत्ति म्यूकर के एक कैरेक्टर जाइगोस्पोर फॉर्मेशन के कारण रखा गया है। यानी म्यूकर में एक मोटी भित्ति वाला रेस्टिंग स्पोर बनता है जिसे जाइगोस्पोर कहते हैं। इस कारण से इसका सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना और क्लास जाइगोमाइसिटीज रखा गया है। जैसे कि हमने पहले एलेक्सोपोलस और मिम्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, उसमें एलेक्सोपोलस ने जाइगोमाइकोटिना जो सब डिवीजन है इसे दो क्लासेस जाइगोमाइसिटीज और ट्राइकोमाइसिटीज के अंतर्गत डिवाइड किया गया था। तो अभी हम जाइगोमाइसिटीज का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर है म्यूकोरेलिस। म्यूकोरेलिस के जो सदस्य हैं वो जो है मोस्ट कॉमनली सेप्रोफाइट होते हैं, यानी मृतजीवी होते हैं। कुछ स्पीसीज जो है वो एंडोपैरासाइट भी होती हैं। म्यूकोरेलिस के जो सदस्य हैं उनमें अलैंगिक जनन जो है वो बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम द्वारा होता है और उन बीजाणुधानियों में एप्लेनोस्पोर्स बनते हैं। कुछ इसके सदस्य जो हैं उनमें कोनिडिया के द्वारा भी जनन होता है, लेकिन मुख्य रूप से एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा इनमें जो है रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो म्यूकर है, म्यूकर में रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा। रिप्रोडक्शन से पहले हम इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है उसको जान लेते हैं। इसका जो माइसीलियम या जो कवक जाल होता है वह आप देख रहे हो इस पिक के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है और इसके जो हाइफी होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं। एसेप्टेट हाइफी होते हैं यानी पटहीन हाइफी होते हैं और बहुकेंद्रकी या मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। यानी पटहीन होने के कारण इसके जो हाइफी है वो कैसे हो जाएंगे, मल्टी न्यूक्लिएट। इस प्रकार के कवक तंतु या हाइफी को सिनोसाइटिक या संकोशिकी कहते हैं। वंस अगेन वी रिवाइज, म्यूकर का जो माइसीलियम है वह ब्रांचड होता है, एसेप्टेट होता है और मल्टी न्यूक्लिएट होता है और इस प्रकार के जो माइसीलियम है उसको सिनोसाइटिक कहते हैं। इसके जो कवक सूत्र होते हैं या जो हाइफी होते हैं उनकी जो सेल वॉल जो है मेनली काइटिन से बनी हुई होती है। काइटिन जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में काइटोसिन, ग्लूकोजैमिन और गैलेक्टोज भी इसकी कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। वैसे तो म्यूकर जो है वो एसेप्टेट या पट्टहीन होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के समय
इसमें जब इसके सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है तब इसमें कुछ पट या सेप्टा का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें मल्टी न्यूक्लिएट एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा होता है। एप्लेनोस्पोर्स या अचल बीजाणु जो है उनके द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। इन अचल बीजाणुओं को जो है स्पोरेंजियोस्पोर्स भी कहते हैं। यहाँ से हम इसका बी जो डायग्राम है वहाँ से हम इसकी जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो देखते हैं। अंत में आप देख रहे हो इसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स या एप्लेनोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब कंडीशन जो है फेवरेबल होती है, अनुकूल परिस्थितियाँ होती है, तब इसमें एंडोजिनस नॉन मोटाइल और मल्टी न्यूक्लिएट स्पोर्स बनते हैं जिनको स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं। वंस अगेन वी रिवाइज, स्पोर्स जो है उनको स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं क्योंकि ये स्पोरेंजियम के भीतर बनते हैं, और चूंकि ये भीतर बनते हैं इसलिए इनको एंडोजिनस कहते हैं। इनमें फ्लैजिला वगैरह कुछ नहीं पाया जाता इसलिए इनको नॉन मोटाइल कहते हैं, और ये जो है बहुकेंद्रकीय होते हैं, यानी इन स्पोर्स के अंदर एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स का निर्माण जो है वो स्पोरेंजियम के भीतर होता है, और स्पोरेंजियोस्पोर्स का जो डेवलपमेंट है वो जो हाइफी होते हैं उनके एपिकल एंड्स पर होता है। तो अब हम इसका जो है डेवलपमेंट या परिवर्तन जो है वो देखते हैं। पहले क्या होगा, जो सबस्ट्रेटम होता है या अधः स्तर जो होता है वहाँ पर कवक जाल जो है वो बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और इस कवक जाल से वर्टिकल रूप से कई शाखाएं जो है इस तरह से शाखाएं बन जाती हैं। ये जो वर्टिकल शाखाएं होती हैं इनको क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। ये जो स्पोरेंजियोफोर है इसका जो शीर्ष भाग है यानी एपिकल जो एंड है वो इस तरह से जो है फूल कर गोलाकार हो जाता है, फूल कर गोलाकार हो जाता है। और इस फूले हुए जो ये जो विसाइकल है, फूला हुआ ये जो विसाइकल है यहाँ पर आप देख रहे हैं, विसाइकल के जो पेरिफेरल एरिया है वहाँ पर पेरिफेरल एरिया में जो इसका प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा डेंस रूप में जमा हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सी जो डायग्राम है, पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म जो है वो इस तरह से डेंस होता है, और सेंट्रल भाग का यानी केंद्रीय भाग का जो प्रोटोप्लास्ट है वो कुछ डाइल्यूट होता है। नेक्स्ट डेवलपमेंट के दौरान इसमें क्या होगा, जो इसका जो सेंट्रल भाग है वहाँ पर कई वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होने के कारण इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो उस तरह से डोम शेप हो जाता है, गुंबदाकार या डोम शेप हो जाता है। अब इस वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लास्ट को कोल्यूमेलोप्लाज्म और बाकी का जो पेरिफेरी में जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसको स्पोरोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको तो स्पोरोप्लाज्म कहेंगे, और इसके भीतर का जो प्रोटोप्लास्ट है जो कि डाइल्यूट है उसको कोल्यूमेलोप्लाज्म कहेंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं कि जो कोल्यूमेलोप्लाज्म है उसकी जो वैक्यूल्स थी वो एक दूसरे से जुड़ जाती है, संयुक्त तो हो जाती है, और जिससे जो स्पोरेंजियम है उसका जो केंद्रीय भाग है उसके अंदर एक गुहा या कैविटी बन जाती है। इससे अब जो है कोल्यूमेला कहते हैं, और ये कोल्यूमेला जो है जो बाकी का जो गुंबदाकार या जो पट है उससे ये बिल्कुल अलग हो जाती है। तो बीच में तो इसमें जो है कोल्यूमेला का फॉर्मेशन हो जाता है, और पेरिफेरी में इसके अंदर जो है बहुत सारे न्यूक्लियस जो है पाया जा रहे हैं, जिसे हमने क्या कहा था, पेरिप्लाज्म कहेंगे।
अब ये जो पेरिप्लाज्म होता है, इसके जो न्यूक्लियस है उनमें कई विभाजन होते हैं। केंद्रक जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें कई विभाजन होते हैं और तत्पश्चात जो है इस एरिया के अंदर कई जो है बहुकेंद्र की खंड बन जाते हैं। नहीं, वो जो केंद्रक है वो अलग से सेगमेंट या खंड बना लेते हैं, या हम कहेंगे बीजाणु बना लेते हैं। परिपक्व जो बीजाणु होगा, मैच्योर बीजाणु जो होगा, वो एक कोशिक होगा, पतली भित्ति वाला, गोल या अंडाकार, कलरलेस, और प्रत्येक उस एक कोशिक के अंदर 2 से 10 केंद्रक होंगे। यानी जो स्पोर्स जो बनते हैं वो कैसे होंगे? मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, यूनिसेलुलर और मल्टी न्यूक्लिएट होंगे। तो डी डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं बीच में कॉल्यूमेला है और इसके पेरिफ्री में जो है साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर इसके अंदर ये जो है सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको क्लीवेज फरो के द्वारा दिखाया गया है, और बाहर की तरफ स्पोरेंजियल वॉल है। डी के बाद जो ई पिक है उसके अंदर आप देख रहे हैं स्पोरेंजियोफोर्स जो है आपको क्लियर हो रहा है, स्पोरेंजियल वॉल दिख रही है, और स्पोरेंजियल वॉल के भीतर स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है दिख रहे हैं। नेक्स्ट जो है, जो मैच्योर स्पोरेंजियम होती है वो उनकी जो भित्ति होती है, यानी स्पोरेंजियल वॉल जो होती है वो इवेनेसेंट होती है, यानी कुछ समय के पश्चात इसकी स्पोरेंजियल वॉल जो है वो लुप्त हो जाती है, और स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है उनका डिस्पर्शन हो जाता है। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है जब किसी सरफेस पर गिरते हैं तो इनसे जो है फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकलती है और ये अंकुरित हो जाते हैं, और प्रत्येक फर्टिलाइजेशन ट्यूब या जनन नलिका जो है वो नया माइसीलियम बना लेती है। तो इस तरह से हमने जो है म्यूकर के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी की थी। अगेन वी रिवाइज, जो म्यूकर के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा होते हैं। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स एक स्पोरेंजियम के भीतर बनते हैं। इस स्पोरेंजियम का सेंट्रल पार्ट जो है उसे कॉल्यूमेला कहते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है वो यूनिन्यूक्लिएट और स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, और इनकी स्पोरेंजियल वॉल के इस तरह से बर्स्ट होने से स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है वो डिस्पर्स होकर किसी सरफेस पर, मॉइस्ट सरफेस पर आ जाते हैं और वहाँ जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बनाते हैं। नेक्स्ट जो है हम स्टडी करेंगे पेनिसिलियम का संरचना और उसका नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन म्यूकर। म्यूकर के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमीटेंजियल कॉपुलेशन के द्वारा होता है, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा इसमें जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि सब डिवीज़न और क्लास के नाम से इसमें पता चलता है कि इसमें जो है जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। म्यूकर के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्टडी है वो इसके कल्चर में किया जाता है। कल्चर में किया जाता है जहाँ पर ये ज़्यादातर जो है वो देखी जाती है। पहले जो है साइंटिस्ट को इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है पता नहीं चला था, लेकिन ब्लैक्सली ने स्पष्ट किया कि म्यूकर के जो अधिकतर जातियां हैं वो एक लिंगी होती है, यानी इनमें जो लैंगिक जनन तभी संभव हो पाता है जब दोनों लैंगिकता वाले प्लस या माइनस या मेल और फीमेल वाले कवक जाल जो है या माइसीलियम जो वो साथ साथ में ग्रो करते हैं और एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। दोनों सेक्सुअलिटी वाले जो माइसीलियम में
मॉर्फोलॉजिकल रूप से या आकारिक की दृष्टि से कोई भी इनमें अंतर नहीं होता, लेकिन उनमें फिजियोलॉजिकल रूप से उसमें डिफरेंट वो होते हैं। इस स्थिति को ब्लैक्सली ने हेटेरोथैलिज्म कहा था। यानी ब्लैक्सली ने सबसे पहले म्यूकर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि म्यूकर की जातियां जो है वो एक लिंगी होती है, यानी एक थैलस पर एक ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण होगा। इस प्रकार को क्या कहा जाता है? हेटेरोथैलिज्म कहा जाता है। तो म्यूकर के अंदर हम कहेंगे कि गैमिटेंजियल पॉपुलेशन या युग्मक धानी मैथुन पाया जाता है, और इसमें फर्टिलाइजेशन के उपरांत युग्माणु या जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि हेटेरोथेरिक जो जातियां होती है, विषम जालिक जो जातियां होती है, यानी जिसमें एक थैलस के ऊपर एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरे के ऊपर दूसरे प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्म बनते हैं। दो आकारी के रूप से एक जैसे कवक जाल वृद्धि करते हुए एक दूसरे के निकट इस तरह से वृद्धि करते हैं, जैसे कि आपको ए डायग्राम के अंदर दिख रहा है। एक तो प्लस स्ट्रेन है और दूसरा माइनस स्ट्रेन, यानी दो अलग अलग प्रकार के थैलस जो है एक दूसरे के निकट वृद्धि करते हैं, और दोनों तरफ से क्लब शेप्ड जो है आउटग्रोथ्स बनती हैं, और इन आउटग्रोथ्स को क्या कहते हैं? प्रोगैमिटेंजिया कहते हैं। पिक्चर ए के अंदर आपको क्या दिख रही है? प्रोगैमिटेंजिया, यानी गैमिटेंजिया से बनने से के पहले से बनने वाली स्ट्रक्चर को गैमिटेंजिया, प्रोगैमिटेंजिया कहते हैं। बी डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो कि गैमिटेंजिया जो है इसके पीछे इस तरह से सस्पेंसर का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी दोनों प्रोगैमिटेंजिया के जो सिरे हैं वो आपस में संपर्क में आते हैं, जिससे दोनों ओर पीछे एक एक सेप्टम का निर्माण हो जाता है। सेप्टम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सेप्टम यहाँ बन गया और दूसरा वाला सेप्टम इस तरह से बन गया। अब ये क्या बन जाती है? गैमिटेंजिया बन जाती है, और इस सेप्टम के पीछे वाला जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं? सस्पेंसर कहते हैं। तो बी डायग्राम के अंदर आपको एक तो सस्पेंसर जो है दिख रहा है, और दूसरा सस्पेंसर के आगे यंग आइसोगैमिटेंजिया। आइसोगैमिटेंजिया इसलिए कहेंगे क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर जो है दोनों की सेम होती है। इसे सीनोगैमिटेंजिया भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है कोशिका द्रव्य में बहुत सारे केंद्रक जो है वो पाए जाते हैं, इसलिए इन गैमिटेंजिया को सीनोगैमिटेंजिया कहते हैं। यानी ऐसी गैमिटेंजिया जो बहु केंद्रकी होती है उन्हें सीनोगैमिटेंजिया कहते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में आप देखते हैं कि इसमें सस्पेंसर पीछे की तरफ है और आगे की तरफ आइसोगैमिटेंजिया से क्या बन जाता है? मैच्योर गैमिटेंजिया बन जाता है। डी डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि जो मैच्योर दोनों गैमिटेंजिया है उसके बीच का जो सेप्टम है, सेप्टम जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, और दोनों गैमिटेंजिया जो है यानी प्लस और माइनस गैमिटेंजिया जो है वो आपस में फ्यूज हो जाती है। इस तरह की इस प्रोसेस को, जिसमें दोनों गैमिटेंजिया के जो साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाते हैं, उसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं उसमें? उसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है जो दोनों गैमिटेंजिया के आपस में फ्यूज होने के बाद में बनती है, इस स्ट्रक्चर के अंदर दो इम्पोर्टेंट क्रियाएं होती है, एक तो प्लाज्मोगैमी और दूसरा कैरियोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के होने से जो है इसमें कई डिप्लॉइड केंद्रक बन जाते हैं। कैरियोगैमी क्या होता है?
दो केंद्रकों के फ्यूजन की क्रिया को कैरियोगेमी कहते हैं। तो इसमें पहले हैप्लॉइड केंद्रक पाए जा रहे थे, हैप्लॉइड केंद्रकों के फ्यूजन से क्या बन जाएंगे, डिप्लॉइड केंद्रक बन जाते हैं। और इन डी पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं डिप्लॉइड केंद्रक या द्विगुणित केंद्रकों से युक्त इस संरचना को क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर कहते हैं। वंस अगेन वी रिवाइज, दोनों गैमेटेंजियों के मिडिल सेप्टम के फ्यूज होने से जूस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। इस जूस्पोरेंजियम में गैमेट्स जो है आपस में फ्यूज करके डिप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हो आप, जाइगोस्पोर कहते हैं। दोनों गैमेटेंजिया के फ्यूजन होने के कुछ दिनों के बाद में जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं उनमें मियोसिस होता है। उनके भीतर तो मियोसिस होता है और बाहर इसमें क्या परिवर्तन होता है कि जाइगोस्पोर की जो वॉल है वो द्विस्तरीय बन जाती है और थिक हो जाती है। बाहर की वॉल को तो एक्सोस्पोर कहते हैं और भीतर की वॉल को एंडोस्पोर कहते हैं। इसके साथ साथ में और क्या चेंजेस होते हैं, इसका जो सस्पेंसर है वो नष्ट हो जाता है और ये जो जाइगोस्पोर है ये रेस्टिंग फेज के अंदर आ जाता है। ई डायग्राम के अंदर जो इसके दोनों जो वॉल है यानी एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर जो है आपको इस तरह से दिख रही है। एफ डायग्राम में आप देख रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अनुकूल परिस्थितियों में, तो ये जो जाइगोस्पोर है इसके आकार में वृद्धि होती है और इसका अंकुरण या जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के दौरान इसका एक्सोस्पोर जो है वो टूट जाती है और जो एंडोस्पोर होती है, अंदर वाली जो वॉल होती है एंडोस्पोर, वो जो है जर्म ट्यूब के रूप पर या जनन नलिका के रूप में वर्टिकल रूप से इस तरह से ग्रो करती है। ये आप डायग्राम के अंदर क्लियरली देख पा रहे हैं, वर्टिकल इसका ग्रोथ होता है। इस नलिका को क्या कहते हो आप, प्रोमाइसीलियम कहते हो। इस प्रोमाइसीलियम का, ये जो प्रोमाइसीलियम का जो एपिकल भाग है ये एक राउंड स्ट्रक्चर में बदल जाता है। इस स्ट्रक्चर को आप जाइगोस्पोरेंजियम कहेंगे। क्या कहेंगे, जाइगोस्पोरेंजियम। जाइगोस्पोरेंजियम इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो है जाइगोस्पोर से फॉर्म होने वाला स्पोरेंजियम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, जाइगोस्पोरेंजियम। ये जो जाइगोस्पोरेंजियम है यह जो है एसेक्सुअल स्पोरेंजियम जो थी उसके जैसी सी दिखती है, लेकिन जाइगोस्पोरेंजियम जो है इसमें कोल्यूमेला जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है इसमें कुछ जातियों में पाई जाती है और कुछ जातियों के अंदर इसमें नहीं पाई जाती। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अधिकांश जातियों में जो मियोसिस है, मियोसिस जो है वो जाइगोस्पोर के रेस्टिंग स्टेज में प्रवेश करने से पहले ही हो जाते हैं। यानी मियोसिस जो है, पहले आपने देखा था प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी हुआ। कैरियोगेमी के होने से डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गए। डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो थे उनमें मियोसिस हुआ और मियोसिस से हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गए। हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो जो है सारे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एक को छोड़कर, यानी अंत में केवल एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो इस जाइगोस्पोर के अंदर पाया जाता है। और युग्माणु का जब इसका जाइगोस्पोर का जब फर्टिलाइजर जर्मिनेशन होता है तो उस समय केवल एक ही केंद्रक इसमें उपस्थित होता है। उस एक अगुणित केंद्रक के बार बार डिवीजन होने से कई अगुणित केंद्रक बन जाते हैं जो इस जाइगोस्पोरेंजियम में एंटर करके क्या बनाते हैं, ए प्लेनोस्पोर या अचल बीजाणु बनाते हैं। वंस अगेन वी रिवाइज, जाइगोस्पोर के अंदर जो डिप्लॉइड
न्यूक्लियस थे उनमें मियोसिस होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं, केवल एक न्यूक्लियस बचता है, वह न्यूक्लियस जो है जाइगोस्पोरेंजियम में एंटर करता है और उस हैप्लॉइड न्यूक्लियस से कई हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं और वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है अरेंज होकर क्या बनाते हैं, ए प्लेनोस्पोर्स जो है ए प्लेनोस्पोर्स या अचल बीजाणु बनाते हैं। अब इसमें हमने कहा कि चूंकि एक ही केंद्रक से सभी ए प्लेनोस्पोर बनते हैं तो वे सारे ए प्लेनोस्पोर या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव विभेद के होते हैं। बाद में ये जो बीजाणुधानी है स्पोरेंजियम जो है वो बस्ट हो जाती है, फट जाती है और उन बीजाणु को या स्पोर्स को ये मुक्त कर देती है, फ्री कर देती है और वो स्पोर जो है वापस क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट होते हैं और नया माइसीलियम बना देते हैं। तो इस तरह से म्यूकर के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन म्यूकर पाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर और उसका जीवन चक्र। सिस्टमेटिक पोजीशन इसमें देखें तो इसका किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास प्लेक्टोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरोशियलिस और फैमिली यूरोशियसी पाई जाती है। पेनिसिलियम जो है इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो पेनिसिलियम यहाँ पर आपको वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, एक सेप्रोफाइटिक फंजाई है और इसे ग्रीन और ब्लू मोल्ड भी कहा जाता है, ग्रीन और ब्लू मोल्ड भी इसको कहा जाता है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसमें ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। जहाँ म्यूकर में वेजिटेटिव थैलस जो था वो ब्रांच्ड और एसेप्टेट था, लेकिन पेनिसिलियम में जो है थैलस जो है वो सेप्टेट होता है। कोशिका भित्ति जो है सेल्स की एकदम पतली होती है और प्रत्येक कोशिका में एक या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आप याद रखेंगे कोनिडिया के द्वारा होता है और कोनिडिया का जो फॉर्मेशन है वो बेसिपिटल सक्सेशन में होता है, यानी बेस पर यानी आधार पर इसके नए कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा और पुराने कोनिडिया जो है वो जो है बेस से दूर होंगे। इस प्रकार के फॉर्मेशन को बेसिपिटल सक्सेशन कहा जाता है। किस तरह से इसमें होता है आप देख रहे हैं, इसमें जो है कोनिडियोफोर जो है जो माइसीलियम है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है उसकी फुल ग्रोथ होने के बाद में कुछ ब्रांचेस जो है वो कोनिडियोफोर की तरह एक्ट करती है। ये कोनिडियोफोर जो है वर्टिकल ग्रोथ करके एक या दो बार ब्रांच्ड हो जाता है, यानी ये जो कोनिडियोफोर है इसकी वर्टिकल ग्रोथ होगी और ये एक या दो बार ब्रांचिंग इसमें पाई जाती है। इन ब्रांचेस को क्या कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रांचेस कहते हैं। इन ब्रांचेस को क्या कहते हैं, जैसे प्राइमरी जो ब्रांचेस है उनको तो कहेंगे रैमस, सेकेंडरी ब्रांचेस को मैचुला और टर्शरी जो ब्रांचेस है उनको स्टेरिगमेटा कहेंगे। ये स्टेरिगमेटा जो है वो इस तरह से बोतल शेप्ड जो है स्टेरिगमेटा होते हैं और फिएलिडीज भी इनको जो है कहा जाता है। इन स्टेरिगमेटा के एपेक्स पर जो है कोनिडिया का फॉर्मेशन एक जो है रो के अंदर कोनिडिया का फॉर्मेशन होते हैं। कोनिडिया कैसे होते हैं, गोलाकार या फिर कुछ ओवल शेप्ड कोनिडिया इसमें पाए जाते हैं। किस तरह से इनमें फॉर्मेशन होगा, जो स्टेरिगमेटा है
इसका जो एपेक्स है वो कुछ फूल जाता है या स्वोलन हो जाता है। स्टेरिगमेटा के अंदर जो केंद्रक होता है वो डिवाइड होता है। केंद्रक के डिवाइड होने से दो केंद्रक बने गए, उनमें से एक केंद्रक जो है वो इसके फूले हुए या स्वोलन भाग में चला जाता है और स्टेरिगमेटा और इसके स्वोलन भाग के बीच में सेप्टम बन जाता है। इस प्रकार इसमें एक केंद्र की यूनिन्यूक्लियर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। और कोनिडिया का फॉर्मेशन जैसे कि हमने बताया इस प्रकार से होगा, बेसिपिटल होगा, यानी बेस की तरफ कोनिडिया की जो चेन होती है, ये आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, कोनिडिया जो है वो चेन में फॉर्मेशन हो रहा है। इस चेन के बेस की तरफ जो कोनिडिया होगा वो नया कोनिडिया होगा, नया बना हुआ कोनिडिया जो है उसके बेस की तरफ होंगे। कोनिडिया जो है वो कैसे होंगे, एक केंद्र की और गोलाकार होते हैं। और अलग अलग जातियों में इन कोनिडिया के कलर भी अलग अलग होते हैं, जैसे ब्लू है या ग्रीन है। कोनिडिया जो है इसकी भित्ति द्विस्तरीय भित्ति होती है, बाह्य भित्ति और अंतः भित्ति होती है। बाह्य भित्ति जो है वो जो है कुछ जो है स्कल्पचर्ड हो सकती है, लेकिन अंतः भित्ति या एंटाइन जो होती है वो सॉफ्ट और स्मूथ होती है। कोनिडिया का जो डिस्पर्शन है वो विंड के द्वारा या हवा के द्वारा इसमें डिस्पर्शन जो है वो पाया जाता है। उसके बाद में जो कोनिडिया है इनका जर्मिनेशन होता है जब कंडीशंस फेवरेबल होती है या इनको जो प्रॉपर सबस्ट्रेटम मिल जाता है, तो ये जो कोनिडिया है ये वाटर का एब्जॉर्ब करके इसकी आउटर वॉल बर्स्ट हो जाती है और इनर वॉल जो है वो एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब के रूप में इस तरह से या जर्म ट्यूब के रूप में इस तरह से निकलती है। तो इसको क्या कहते हैं, कोनिडिया का जर्मिनेशन कहते हैं। ये कोनिडिया जो है वो आगे जाकर नया माइसीलियम बना लेती है। नेक्स्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्टडी है वो सभी जातियों में नहीं किया गया है, केवल कुछ ही जातियों में इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन किया गया है। इसकी जातियां जो है कैसी होती है, होमोथैलिक होती है। यानी होमोथैलिक के मतलब है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो सेम थैलस के ऊपर बनती है। यानी एक ही जो थैलस होता है उसी के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन भी बनेंगे और उसी थैलस के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन का भी फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार के थैलस को क्या कहते हैं, होमोथैलिक। दूसरा इसमें क्या विशेषता है कि इसकी कुछ जातियों में रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी या लैंगिकता का न्यूनीकरण देखा जाता है। यानी इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उसमें रिडक्शन पाया जाता है। जैसे रिडक्शन का मतलब है, जैसे अधिकांश जातियों के अंदर तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही एक्टिव होते हैं। कुछ जातियां जो होती हैं उनमें दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको एस्कोगोनियम कहते हैं के केंद्रक ही आपस में फ्यूज़ कर लेते हैं। यानी एंथेरिडियम और एस्कोगोनियम के केंद्रक नहीं फ्यूज़ करेंगे, जो एस्कोगोनियम होते हैं उसके केंद्रक ही आपस में फ्यूज़ कर लेते हैं और एंथेरिडियम जो है वो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती। तो इस प्रकार से इसमें क्या कहेंगे हम, रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी पाया जाता है। यहाँ पर जो हम पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम जो स्पीसीज़ है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो है ऊगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है और ऊगैमस प्रकार के रिप्रोडक्शन में नर जननांग एंथेरिडियम और मादा जननांग एस्कोगोनियम कहलाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम है उसमें एक फीमेल ब्रांच पाई जा रही है। ये फीमेल ब्रांच जो है क्या बनाएगी, एस्कोगोनियम बनाएगी। इसके पास में ही जो है आप सी डायग्राम के अंदर मेल ब्रांच देख रहे हैं और ये मेल ब्रांच जो है इस तरह से सेप्टम का फॉर्मेशन करके एंथेरिडियम का निर्माण करेगी।
एस्कोगोनियम के अंदर जो है, पहले एस्कोगोनियम जो है वो कैसा होता है, एक केंद्र की होता है, लेकिन ये जो एक केंद्र की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें बार बार माइटोटिक डिवीजन होता है, उससे लगभग 64 न्यूक्लियस जो है वो 64 न्यूक्लियस उसमें बन जाते हैं। और एंथेरेडियम जो है यह एस्कोगोनियम के पास में ही किसी कवक तंतु से बनती है, और एंथेरेडियम जो है एस्कोगोनियम के चारों ओर इस तरह से कोइल्ड हो जाती है। आप देख रहे हैं जो डी डायग्राम है उसमें पूरी तरह से एंथेरेडियम जो एस्कोगोनियम के चारों ओर कोइल्ड हो जाती है, और इस मेल ब्रांच के एपिकल भाग पर एंथेरेडियम का निर्माण होता है, जो एक सेप्टम के द्वारा बाकी का जो हाइफी है उससे अलग हो जाता है। फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं यहाँ पर जो है ई डायग्राम जो है उसमें जो मेल ब्रांच है वो इस तरह से पूरी तरह से इसके चारों ओर कोइल्ड हो गई है। नेक्स्ट इसमें जो है जो एंथेरेडियम का एपिकल भाग जो एस्कोगोनियम के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, उस भाग का यानी बीच का जो सेप्टम होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो एंथेरेडियम और एस्कोगोनियम के बीच की भित्ति के डिसॉल्व होने से एक छिद्र बन जाता है, और दोनों सेक्स ऑर्गन का जो जीव द्रव्य है वो परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आता है। लेकिन एंथेरेडियम से नर केंद्रक यानी मेल न्यूक्लियस जो होते हैं वो एस्कोगोनियम के भीतर प्रवेश नहीं करते। वंस अगेन वी रिवाइज कि एंथेरेडियम से जो केंद्रक होते हैं वो एस्कोगोनियम में प्रवेश नहीं करते, और एस्कोगोनियम में उपस्थित केंद्रक आपस में पेयर बनाकर डाइकैरियोन बना लेते हैं। क्या होता है, एस्कोगोनियम के जो केंद्रक होते हैं वो आपस में ही जो है पेयर बना लेते हैं, और इन पेयर से कई पेयर बन जाते हैं। नेक्स्ट जो है एस्कोगोनियम में सेप्टम का निर्माण होने से यह बहुकेंद्रकी हो जाता है, और प्रत्येक कोशिका के अंदर एक डाइकैरियोन पाया जाएगा। प्रत्येक कोशिका के अंदर, जैसे एफ डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो ये सेप्टम पाए जा रहे हैं, और प्रत्येक सेप्टम के अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं, यानी केंद्रकों का एक जोड़ा पाया जाता है या डाइकैरियोन पाया जाता है। इन डाइकैरियोटिक सेल से जो है कई एस्कोजिनस हाइफी बनती है, और एस्कोजिनस हाइफी से जो है क्या बन जाते हैं, एस्कस बनते हैं। एस्कस के भीतर जो है जो डाइकैरियोन जो था उनका फ्यूजन होता है, और मियोसिस से 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। यानी जो डाइकैरियोन का फ्यूजन होता है वो एस्कस के भीतर होता है, और एस्कस में ही जो है मियोसिस होता है, और मियोसिस से प्रत्येक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स जो है वो पाए जाते हैं। एस्कोस्पोर्स जो है वो राउंड और या एलिप्सोइड या लेंटिकुलर होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि जो पेनिसिलियम है उसके अंदर एस्कोकार्प का फॉर्मेशन हो चुका है। एस्कोकार्प जो है इसमें बंद होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। होता क्या है इसमें कि जो एस्कोगोनियम और एस्कोजिनस हाइफी के बनने के साथ साथ में इसके चारों ओर कई स्टेराइल तंतु जो होते हैं वो इसको चारों ओर से घेर लेते हैं, और क्या बना देते हैं, पेरिडियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं,
पेरिडियम बनाते हैं। यानी एस्कोगोनियम और एस्कोजिनस हाइफी जो है वो अनेक स्टेराइल तंतुओं से घिर कर क्या बनाते हैं, पेरिडियम बनाते हैं। अब पेरिडियम से घिरे हुए एस्कोगोनियम, उसमें पुंधानी भी होती है, और एस्कोजिनस हाइफी के जुड़ने से जो संरचना बनती है उसको एस्कोकार्प कहते हैं। क्या होता है एस्कोकार्प? एस्कोकार्प इज इक्वल टू एस्कोगोनियम, एंथेरेडियम और एस्कोजिनस हाइफी। यह एस्कोकार्प जो है पूरी तरह से चारों तरफ से बंद होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। और इस क्लिस्टोथीशियम के अंदर जी डायग्राम जो है इसमें क्लिस्टोथीशियम है, और एच डायग्राम में इसके अंदर जो है आपको एस्कस जो है वो अनियमित रूप से इस तरह से आपको दिखेंगे, और प्रत्येक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। पूरी तरह से डेवलप होने के बाद में एस्कस जो है इनकी भित्तियाँ जो है वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, और एस्कोस्पोर जो है वो क्लिस्टोथीशियम में उपस्थित जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है उसमें पाए जाते हैं, और अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये एस्कोस्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होकर नया कवक जाल बनाते हैं। तो यहाँ से हम एक बार पुनः इसका स्मरण करेंगे। तो फीमेल ब्रांच जो है वो एस्कोगोनियम बनाती है, मेल ब्रांच जो है वो एंथेरेडियम बनाती है। दोनों जो ब्रांचेस है उसमें से फीमेल ब्रांच जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एस्कोगोनियम, और मेल ब्रांच जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरेडियम बनाते हैं। एंथेरेडियम जो है वो इस तरह से एस्कोगोनियम की चारों ओर कोइल्ड स्थिति में रहते हैं। एंथेरेडियम और एस्कोगोनियम के बीच की जो वॉल होती है वो डिसॉल्व होती है, लेकिन एंथेरेडियम से जो है न्यूक्लियस एस्कोगोनियम में प्रवेश नहीं करते, वरना एस्कोगोनियम के जो केंद्रक हैं वो आपस में पेयर बनाते हैं और डाइकैरियोन का फॉर्मेशन करते हैं। एस्कोगोनियम में कई डाइकैरियोन जो है वो बन जाते हैं, और बीच में सेप्टम बनने से कई सेल्स बन जाती हैं, और प्रत्येक सेल के अंदर एक डाइकैरियोन पाया जाता है। और इस डाइकैरियोन सेल से जो है हाइफी का निर्माण होता है, एस्कोजिनस हाइफी। एस्कोजिनस हाइफी जो है एस्कस फॉर्म करती है, और प्रत्येक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। ये सभी स्ट्रक्चर यानी एस्कोगोनियम, एंथेरेडियम, एस्कोजिनस हाइफी और एस्कस जो है वो एस्कोकार्प बनाती है, और इसके एस्कोकार्प को क्लिस्टोथीशियम कहते हैं क्योंकि ये बंद प्रकार का होता है। नेक्स्ट डायग्राम में हम जो पेनिसिलियम की लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी कर लेते हैं। पेनिसिलियम के अंदर 2 प्रकार की रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कोनिडियम के द्वारा होते हैं, जो कोनिडियो 4 के ऊपर बनते हैं, उनका जर्मिनेशन होकर नया माइसिलियम बनता है। पेनिसिलियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें 2 फेसेस पाई जाती है, एक तो हैप्लोफेस जिसमें हैप्लोइड केंद्रक होते हैं, और डिप्लोफेस जिसमें डिप्लॉइड केंद्रक होते हैं। पेनिसिलियम में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथेरेडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एस्कोगोनियम कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दोनों के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, लेकिन दोनों का फ्यूजन नहीं होता है, और एस्कोगोनियम के जो न्यूक्लियाई है उनके बीच में पेयरिंग होती है, एस्कोजिनस हाइफी बनती है, और जो पेनल्टीमेट जो सेल होती है एस्कोजिनस हाइफी की जो पेनल्टीमेट यानी जो अपर सेल जो होती है उससे जो है उसके अंदर कैरियोगैमी होती है। कैरियोगैमी होने के बाद में वो सेल जो है अब एस्कस मदर सेल कहलाती है। एस्कस मदर सेल जो है ये एस्कोकार्प बनाती है, और उस एस्कस मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद में इसमें हैप्लोफेस आ जाती है, और मियोसिस जो है उससे एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ये एस्कोस्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होकर नया माइसिलियम बनाते हैं।